ये नेशनल कोच का सफ़र कैसे तय हुआ, कैसे नेशनल कोच तक पहुँचे और आज नेशनल कोच में आपका सिलेक्शन भी हुआ? जब मैं क्लास करने जाती थी तो सारे लड़के होते थे और उसके बाद जब रिटर्न आती थी तो घर में सुनने को मिलता था कि कल से क्लास मत जाना। पापा को भी बहुत कोई बोलते थे कि बेटी को कराटे क्यों सिखा रहे हो, सास को मारेगी, ससुर को मारेगी, क्या करेगी, इस तरह से। क्या अपने संघर्ष को याद करते हैं कि एक अकेली पूनम 50 लड़कों के बीच जा कर के मार्शल आर्ट को सीखना, और आपका एज उस समय ज़्यादा भी नहीं था, तो कभी याद करते कि 50 लड़का एक साइड है और एक अकेला लड़की जो पूनम है 50 लड़कों के बीच जा कर के मार्शल आर्ट को सीख रही है, तो कभी डर नहीं लगता था कि उतने लड़कों के बीच जा कर के एक लड़की सीख रही है? जब शुरुआत में आप सीख रहे थे तो किन किन फ्रेंड ने आपका सपोर्ट किया? क्या आपके कोई दोस्त लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ सीखिए, या क्या बुराई की? एक दो फ्रेंड थी जिसकी फैमिली रोक टोक करती थी कि नहीं, क्या बोलती थी? इस लड़की के साथ मत रहो, ये लड़का लोग के साथ कराटे सीखती है तो ये अच्छी नहीं है नेचर की। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं आपका MS अमन, और एक झारखंड की बेटी नेशनल कोच के रूप में पूरे नेशनल लेवल तक सिलेक्शन पाई। आज जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि किस फील्ड के जरिए से एक झारखंड की बेटी नेशनल कोच के रूप में सिलेक्शन पाई। मेरे साथ मौजूद हैं पूनम मैम। आज जानकारी लेते हैं। सबसे पहले पूनम मैम, आपका स्वागत है और अपने बारे में परिचय दीजिएगा। मेरा नाम पूनम है, मैं आपकी गिरिडीह की ही बेटी हूँ और मैं अभी वर्तमान में श्री RK महिला कॉलेज में PTI के पद पे कार्यरत हूँ। आपको पूरे नेशनल लेवल तक सिलेक्शन मिला, किस फील्ड में मिला, क्या प्रोसेस था, बताइएगा थोड़ा सा। अभी मैं 2 दिन पहले ही लौटी हूँ दिल्ली से, जहाँ 68वां स्वदेशी सिख समुदाय मार्शल आर्ट का आयोजन किया गया था। उसमें एक मतलब बहुत तरह का गेम होता है मार्शल आर्ट के अंदर, जिसमें अभी नए में अभी फ़िलहाल नई गेम है जो गतका। उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था जो नेशनल कोच के पद पे, जिसमें मैं अंडर 19 की गर्ल्स की कोच बनी थी। अच्छा, ये जो संघर्ष रहा, नेशनल लेवल तक पहुंचने का जो संघर्ष रहा, आपका जीवन का जो लेकर के रहा, कोच को लेकर के रहा, इनसे पहले आपका क्या संघर्ष था, क्या कार्य था, थोड़ा वो भी जानकारी दीजिएगा गिरिडीह वासियों को। देखिए, मैं वैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी हूँ। जैसे कि मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, उसके पीछे तो संघर्ष रहा ही है। और आज से पहले सुनने में आता है कि आप कोच बने, उनसे पहले आप भी मतलब कार्य करते थे, एक स्टूडेंट बन करके मेहनत करते थे। क्या क्या मेहनत हुआ था और क्या कार्य था, थोड़ा वो भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, किसी भी खेल के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो सबसे पहले तो समाज में अगर बेटी कहीं आगे बढ़ती थी, अब तो वैसा नहीं है, पर हमारे टाइम में ऐसा था कि समाज हमारे पीछे उंगलियां उठाते थे और न जाने क्या क्या बहुत कुछ बोलते थे। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स को, हमारे माता पिता को भी बोलते थे कि लड़की को क्यों बाहर भेज रहे हो, क्यों खेलने जा रही है। और मैं मार्शल आर्ट सीखती थी उस टाइम पे। लगभग हमारे क्लब में 50-60 लड़के होते थे, जिसमें मैं अकेली लड़की होती थी। मतलब तो 50-60 लड़के के बीच में एक अकेला लड़की पूनम जी, जो 50-60 लड़के के बीच में मार्शल आर्ट सीख रही है जी। तो कभी भी आपको सोसाइटी की तरफ से किसी तरह का बोलने को नहीं सुना, मतलब ये सब जो भेदभाव? नहीं, सुनने को तो मैं बहुत सुनी हूँ। जी जी। और सुनी ही नहीं, बल्कि मुझे मेरे साथ कोई दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी बहुत लड़कियाँ। और क्या कारण था कि आपके साथ दोस्ती नहीं करना चाहती थी लड़कियाँ? कारण तो आप यही समझ लो ना कि जहाँ पे 50-60 लड़कों के बीच में मैं अकेली एक लड़की क्लास करने जाती थी, तो ये था। और फिर प्लस में कि मेरा शेड्यूल भी बहुत अलग था, क्योंकि मैं सर JC बोस में ही मैं पढ़ती थी। मैं उससे पहले मैं कमला नेहरू में पढ़ती थी। तो जैसा कि मैंने पहले आपका घर मतलब यही हुआ? जी नहीं, हम लोग देवघर के हैं, पर पापा हमारे पेरेंट्स यहीं पे बस गए, गिरिडीह में ही उनका काम चलने लगा। तो बात ये है कि हमारा जब सुबह मेरा शेड्यूल क्या था कि सुबह 4 बजे उठ जाना, सुबह
उसके बाद फिर यही कुटिया मंदिर में जाकर प्रैक्टिस वगैरह करना। फिर एक हमारे बहुत दूर नहीं, यहीं के करण सर जो आप लोग जानते भी होंगे, करण कुमार, उनसे मैंने प्राथमिक समझिए अगर मार्शल आर्ट तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और उसके बाद मैंने धनबाद में भी जाकर कुछ दिन प्रैक्टिस किया, जो कि पप्पू सिंह सर हैं उनके थ्रू। और वहाँ पर भी मैंने पहला, आप समझो तो पहला अवार्ड मुझे उन्हीं के हाथों मिली। और जब मैं क्लास करने जाती थी तो सारे लड़के होते थे, और उसके बाद जब रिटर्न आती थी तो घर में सुनने को मिलता था कि कल से क्लास मत जाना। तो पापा को भी बहुत कोई बोलते थे कि बेटी को कराटे क्यों सिखा रहे हो, सास को मारेगी, ससुर को मारेगी, क्या करेगी, इस तरह से पापा भी सुनते थे तो आकर मुझे डांटते थे। पर मेरी मम्मी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज अगर मेरी मम्मी होती तो उनको बहुत खुशी होती कि उनका मेहनत आज रंग ला रहा है। और क्योंकि मम्मी मेरा बहुत सपोर्ट करती थी, मम्मी बोलती थी कि नहीं कुछ नहीं, इसको जाने दीजिए, इसको करने दीजिए, और मम्मी पापा से झगड़ के मुझे क्लास भेजती थी। अच्छा, मतलब 50 लड़कों के बीच में आप अकेले जाकर के मार्शल आर्ट को सीखना, सोसाइटी को सहना, सोसाइटी की तरफ से क्या आता था? मैं 50 लोगों के बीच जाते थे तो ऐसा था कि जब किसी दिन मेरा जिस दिन क्लास नहीं होता था, मैं भी एक बच्ची ही थी, समझो तो बच्ची हैं, जब छोटे थे तो फ्रेंड की तो आवश्यकता होती ही है। जिस दिन छुट्टी रहता था, एक्चुअली मुझे कम टाइम मिलता था, मैं किसी के साथ खेल नहीं पाती थी, क्योंकि सुबह मेरा सुबह सो के उठने के बाद स्कूल था, 10 से 4 स्कूल था, स्कूल के बाद फिर मार्शल आर्ट का क्लास मेरा, यहाँ तक कि मैं जो घर से खाकर जाती थी वो सारा दिन फिर वापस रात में ही वापस घर जाकर खाना होता था। मुझे ये नहीं था टाइम मेरा, मैं जैसा बता चुकी हूँ मिडिल क्लास फैमिली हमारी थी, तो इतना एफर्ट नहीं वो लोग कर पाते थे कि हर तरह का मतलब कि सुरक्षा सुविधा मुझे दे पाए। तो सुबह मेरा क्लास स्कूल जाना होता था 10 से 4, 4 के बाद फिर 6 तक हमारा प्रैक्टिस होता था कराटे का। उसके बाद फिर घर जाने के बाद बाकी जो था वो करना। फिर बीच में मेरा क्या था कि मैं जॉब भी करती थी पढ़ाई के साथ, और क्लास भी करती थी। जॉब, क्लास, पढ़ाई, ये कितने के एज में, कितने अंदर के एज में आपका ये पूरा कार्य चल रहा था? उस समय क्या आप 18-20 ईयर्स के होंगे या कितने? नहीं, जैसे कि 1995 से मैं मार्शल आर्ट सीखना शुरू की। क्लास एज कितना हो रहा था उस समय? क्लास 7 से। अच्छा, क्लास 7। तो क्लास 7 से मेरा स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके पहले एक था कि मैंने बाहर से कहीं से कोई टीम आकर झंडा मैदान में प्रदर्शन किए थे, तो उसी दिन देखने के बाद मेरे मन में आया कि जब ये बच्चे कर सकते हैं तो मुझे भी कराटे सीखना है, मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। तो वो एक सिखाने वाले गुरु की तलाश मुझे थी, मेरी नज़र हर तरफ तलाश रही थी कि कोई ऐसा मुझे भी गुरु मिले और मैं भी ये सब सीख सकूं। फिर अचानक से एक दिन मुझे करण सर मिले, उसके बाद वही फिर वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, जर्नी का शुरुआत हुई। जी, वहाँ से। नेशनल कोच का सफ़र कैसे तय हुआ, कैसे नेशनल कोच तक पहुँचे, और आज नेशनल कोच में आपका सिलेक्शन भी हुआ? और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोल पाए, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, चला। ऐसा है कि जैसे मेरा वहाँ तक की जर्नी वो थी। उसके बाद मेरी शादी ग्रेजुएशन करने के पहले ही हो गई, तो फिर 10 साल मेरी पढ़ाई रोकना पड़ा। शादी के 1 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद पढ़ाई मेरी रुक गई मेरी बच्ची के कारण। और उसके बाद फिर 10 साल के बाद मैंने मेरे हस्बैंड से, नागेंद्र जी है जो आप जान ही रहे हैं उनको, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ाई करना है आगे। फिर मैं पढ़ाई की, बीपीएड की। बीपीएड करने के बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था, बट फैमिली से ऑर्डर नहीं था कि नहीं अभी नहीं करना जॉब। उसके बाद मुजफ्फरपुर से मेरा ऑफ़र आया था जॉब का, फिर मैंने वहाँ जॉब किया, फिर रांची जॉब किया। फिर जब 19 में कोरोना काल में हम लोग जानते सभी लोग घर बैठ गए थे, रिज़ाइन वहाँ पे तो नौकरी छूट गई। उसके बाद जैसे ही
मुझे पता चला कि आर.के. महिला कॉलेज में वैकेंसी है, मैंने डाला और हमारा सिलेक्शन हुआ सबसे पहले। तो फिर वहाँ पे मैं कार्यरत रही। उसके बाद मेरा अभी रिसेंट में सिलेक्शन झारखंड सरकार के नज़र में मैं गई और आज मुझे कोच के रूप में वो लोग पद दिए हैं। क्या अपने संघर्ष को याद करते हैं कि एक अकेली पूनम 50 लड़कों के बीच जा कर के मार्शल कोच को सीखना, मार्शल आर्ट को सीखना और मार्शल आर्ट को वहाँ पर जा कर के सीखना जहाँ पे एक भी महिला मतलब एक भी लड़की नहीं हो और आपका एज उस समय ज़्यादा भी नहीं था, तो कभी याद करते कि 50 लड़का एक साइड है और एक अकेला लड़की जो पूनम है 50 लड़कों के बीच जा कर के मार्शल आर्ट को सीख रही है, तो कभी डर नहीं लगता था कि उतने लड़कों के बीच जा कर के एक लड़की सीख रही है? नहीं, यही तो हर लड़कियों के अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि डर को पीछे फेंक देना चाहिए और सामने वाले को आप जैसा आप अपने आप को देखोगे कि अगर हम अच्छे हैं तो सामने वाले भी अच्छे हैं। अच्छा, सवाल एक ये है, अभी के समय में भी बेटियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, दबाव डालने लगता है, उन फैमिली को क्या कहना चाहते हैं मैम? क्योंकि आप उस समय से गुजरे हैं जिस समय से बेटियों को घर से बाहर निकलने का भी इजाज़त नहीं दिया जाता था, और उस समय से आप सीखने का प्रयास कर रहे हो, उस जगह से गुजरे हैं जहाँ पे लोग जाने के लिए भी सोचना पड़ता। नहीं, आज के डेट में ऐसा है कि अब हमारा समाज बहुत डेवलप कर चुका है जी, जहाँ पे बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का और मौका मिल रहा है। लेकिन मैं अब यही कहना चाहूँगी आज के बच्चों को कि जिस टाइम हम लोग को इतना सुविधा नहीं था और इतना हम लोग को छूट भी नहीं था कि बाहर निकल के कुछ करें, तो आज के बच्चे में मैं देख रही हूँ जैसा कि ये मोबाइल का ज़माना आ गया। उस समय क्या था कि हम लोग के पास टाइम बहुत था। मोबाइल उस समय था आपके पास? नहीं, हमारे पास उस टाइम मोबाइल नहीं था। कितना किलोमीटर पैदल जाते थे ये मार्शल आर्ट सीखने के लिए? 2 किलोमीटर डेली जाते थे? डेली। यानी मार्शल आर्ट सीखने भी जाना है, पढ़ाई भी करना है। मैं एक बार सुबह 9 बजे 9:30 बजे जो निकलती थी, वापस 6:30 बजे घर पहुंचती थी। खाना पीना इसके बीच? उसके बीच कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। मतलब एक प्रकार देखा जाए, एक अकेली लड़की घर से 9 बजे के समय निकलना, 6:30 बजे पहुंचना, खाना पीना कुछ नहीं, कार्य करना, ज़्यादा एज भी नहीं हुआ था, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा मैम? क्या आपके मतलब बताएं कि मेरा मम्मी भी नहीं थी, तो उस समय मम्मी थी या? मम्मी उस टाइम थी, मम्मी अभी 18 में मम्मी का 18 में इस्तीरा हुई। आने की अकेले जाना, अकेले सर हर एक कार्य को करना, उसके बाद सफलता आपको मिली। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं गिरिडीह वासियों को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाइए और मैं चाहती हूँ कि जो जिस टाइम पे रोक टोक था उस टाइम पे मैं आगे बढ़ी तो आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आज तो कुछ ही चीज़ का रोक टोक है नहीं। बच्चियों को मैं कहना चाहूँगी कि मोबाइल की दुनिया से बाहर आएँ और इस तरह के जो आर्ट्स वगैरह है, मार्शल आर्ट है, कोई भी गेम के खेल कूद के क्षेत्र में आप किसी भी गेम में जाओगे तो आपको वो जगह मिलेगी। क्या आप गाइड कीजिएगा ना आपके जो भी मतलब बच्चे लोग हैं गिरिडीह? मैं तो कहती हूँ कि गिरिडीह वासियों को मैं अपने तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं किसी तरह का पैसा नहीं लूँगी और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की बच्चा लड़का भी, ऐसा नहीं है लड़की खाली सुरक्षा के काबिल है। आज के डेट में लड़का लड़की दोनों बराबर है, तो बराबर का हक दोनों का मिलना चाहिए। ये नहीं, आज महिला बोलती भी है कि हम महिला हैं, हमको आरक्षण मिले, तो जब आरक्षण लेकर आप लड़कों के बराबरी में जा रहे हो तो आप दोनों बराबर है। लड़कों को भी चाहिए और लड़कियों को। उन लोगों को सिखाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। मैं एक संस्था बनाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनके यहाँ मतलब जो अभी भी ऐसे फैमिली हैं जो बच्चों को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे पैसे के माध्यम से, तो मैं उन्हें बिना पैसे के ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। और जैसा कि मैं चाहती हूँ सारे लड़की लड़के जो भी हैं, जो बच्चे हैं, सभी को मैं अपना ये मेरे अंदर जो है मैं उनको देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेशनल कोच गतका एक नया गेम है जो मार्शल आर्ट में ही आता है, तो इसमें है कि
फरी सोटी का गेम है ये। तो उसका ट्रेनर है, यानी भाला जिस तरह तलवार और नहीं तलवारबाजी कह सकते हो आप अच्छा, इसे। तलवारबाजी। जैसे कि तलवार का ये बिल्कुल पैतरा का गेम है। अच्छा। जैसे रामनवमी पे पहले हमारे पूर्वज लोग और आज भी करते हैं, लाठी धुनना वो सब, तलवारबाजी दिखाना, ऐसे करके पैतरा पूरा देना। आप जैसा कि कह सकते हो वो तलवार के जगह पे स्टिक रहता है और बिल्कुल उसका हैंडल तलवार की तरह ही होती है, और जैसे ढाल होता है ना वैसे फरी होता है जो गद्देदार होता है। तो आपको इस गेम में ऐसा है कि सामने वाले को आप प्रहार कर सकते हैं एक से दूसरे पैतरे के बाद। अच्छा। फिर वो पैतरे के अनुसार से आपको पॉइंट जो मिलता है वो पैतरे के हिसाब से ही मिलता है। अगर आप पैतरा नहीं दिखा रहे हो तो पॉइंट कट जाता है। अच्छा। और बस टच एंड बैक, किसी को मार के गिराना भी नहीं है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है, और इसके साथ साथ सीखने से यही है कि आप एक मुकाम तक जाते ही हो, प्लस है कि ये सीखने से आप अपना सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हैं। कभी वैसा मौका लगे, ऐसा नहीं हर समय लगता है, पर अगर ऐसा लगे तो आप तलवार का भी यूज उस टाइम कर सकते हैं, क्योंकि वो सिखाने का मकसद ही है कि अपने आप में ये सुरक्षा कर सके, चाहे लड़की हो या लड़का। अभी तो आज के डेट में सबको सुरक्षा चाहिए। जी बिल्कुल। आप पहला ऐसा गिरिडीह के महिला हैं जो नेशनल कोच में सेलेक्ट हुए। आपसे पहले कोई सेलेक्ट नहीं हुई थी? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है गिरिडीह से अभी तक ऐसी कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल बीच में हम छोड़ दिए थे, सवाल ये था कि नेशनल कोच में अभी सिलेक्शन हो गई, लेकिन जब शुरुआत में आप सीख रहे थे तो किन किन फ्रेंड ने आपका सपोर्ट किया? क्या आपके कोई दोस्त लोग ऐसे थे जो सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ सीखिए, या क्या बुराई की? थोड़ा सा बताइएगा। फ्रेंड एक्चुअली मेरी शुरू से कोई फ्रेंड ज़्यादा रही नहीं है। अच्छा। एक दो फ्रेंड थी, जिसमें कुछ एक फ्रेंड की जल्दी शादी हो गई थी, और एक लड़की थी जिसकी फैमिली रोक टोक करती थी कि नहीं, क्या बोलती थी? इस लड़की के साथ मत रहो, ये लड़का लोग के साथ कराटे सीखती है तो ये अच्छी नहीं है नेचर की, तो इसके साथ मत रहा करो, और उसको रोका जाता था। तो ये भी बोला जाता था 50 लड़कों के हाँ, 50 लड़कों के बीच सीखती है तो बहुत अच्छी लड़की थोड़ी ना है। हाँ, इसलिए इसके साथ मत रहा करो। और वो मेरे से छुप छुपा के मिलती थी, हम भी मिलते थे। अभी क्या आता है रिस्पॉन्स जब? अभी तो उसके फैमिली भी बहुत गर्व करते हैं, और जैसा कि मेरे दोस्त दिल्ली में मैं गई थी, वहाँ पर वो वहीं है, अभी वहीं ससुराल है उसका, तो वो वहीं पे मिली और बहुत फक्र महसूस की। जहाँ आपको नेशनल कोच का अवार्ड मिला वहीं पर वो रहती है? वो वहाँ पर गेम देखने पूरे परिवार के साथ मेरे पास आई थी। वही जो रोक टोक कर रही थी, जिसके फैमिली रोकते थे वही फ्रेंड मेरी, बहुत मेरे जिगरी दोस्त है, मेरी बचपन की दोस्त है वो। अच्छा, तो वहीं पर वो भी आई जी। और जब आपको सिलेक्शन मिला, आपको अवार्ड मिला, तो क्या रिस्पॉन्स आया? जो रोक रहे थे फैमिली उसका क्या रिस्पॉन्स आया? खैर कोई बात नहीं है, शुरू से कहते हैं ना कि पहले से नहीं जानते हैं कि ये क्या है, कैसे क्या कर रही है। जब मुकाम पर जाते हैं तब समझ में आता है कि ये क्यों कर रही थी और क्या कर रही थी। गिरिडीह के बेटियों को क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह का कुछ कार्य कर रही है? देखिए, मैं कहना यही चाहूँगी कि किसी चीज़ को मत देखो, पीछे मुड़ के मत देखो। आप आगे बढ़ते हो तो पीछे खींचने वाले हज़ार होते हैं, पर आगे तक ले जाने वाले कोई होते हैं। ऐसा कोई ही मिलता है जो आपके अच्छे के लिए चाहता है। जैसे कि कह सकते हो कि शादी के बाद भी मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे फैमिली से, ससुराल वाले से बोलना पड़ा कि मुझे पढ़ना है करके। 10 साल तक मैं बोलते बोलते फिर लास्ट में मुझे हरी झंडी दिखाई गई कि ठीक है जाके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि आप जैसा करते हो आप दोनों तरफ कर सकते हो। आप ये नहीं देखना है कि मुझे सिर्फ अपने लिए सोचना है, आप फैमिली को लेकर चलोगे तो फैमिली का सपोर्ट ज़रूर मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।